एक नंबर इस वक्त हेडलाइंस में चल रहा है। हमारे गौतम अडानी जी का जो एयरपोर्ट्स वाला बिजनेस है वो अपनी वैल्यूएशन 18 से 20 बिलियन डॉलर के बीच में मांग रहा है आज के दिन। टेमासेक जो कि सिंगापुर का सोवरेन वेल्थ फंड है, अल्फा ग्लोबल जो कि यूएई का बहुत बड़ा एक फंड है, ये दोनों और भी कई सारे ऐसे नाम है जो कि 1.3 बिलियन डॉलर शायद इसके अंदर डालेंगे। एंड जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है वो भी सबकी जगह बस चक्कर ही चक्कर काटे जा रहे कि कैसे भी बढ़िया से ग्राउंड हो जाए। और हाँ, हर फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, हर एनालिस्ट इसको एक ही तरह से पढ़ रहा है कि एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट कंपनी का वैल्यूएशन यहाँ पे लग रहा है, लेकिन ये नंबर झूठ बोल रहा है क्योंकि ये एयरपोर्ट का बिजनेस की वैल्यूएशन नहीं है। और जब आप समझोगे कि एक्चुअली किस बिजनेस का वैल्यूएशन हो रहा है यहाँ पे, तो आप ये समझ पाओगे कि अडानी जी ने इंडिया में एक ऐसा बिजनेस बनाया है जिसको रेगुलेटर्स लीगली छू भी नहीं सकते हैं। तो असली सवाल ये है, 20 बिलियन डॉलर में आप क्या क्या खरीद रहे हो? एक कंपैरिजन से जरा शुरुआत करते हैं। जीएमआर एयरपोर्ट्स, दिल्ली, हैदराबाद, गोवा का मोपा वाला और बिदर का जो एयरपोर्ट आ रहा है, सब कुछ जीएमआर एयरपोर्ट चलाता है। एक प्योर प्ले एयरपोर्ट कंपनी है ये। 135 मिलियन पैसेंजर्स इस साल का हैंडल करती है। मार्केट वैल्यूएशन लगभग 10 बिलियन डॉलर। और यहीं जो आपके अडानी जी के एयरपोर्ट्स हैं वो साल के लगभग 96 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करते हैं, यानी जीएमआर से कम। लेकिन वो वैल्यूएशन क्या मांग रहे हैं? डबल, 20 बिलियन डॉलर की। मतलब कम पैसेंजर्स, कम स्केल, कम हिस्ट्री, लेकिन वैल्यूएशन ऑलमोस्ट डबल। आप खुद से जरा ये चीज पूछ लो कि यार मैथ्स का कोई हिसाब बैठ रहा है यहाँ पे? आंसर इज नो। मुझे भी समझने में थोड़ा सा टाइम लगा था, लेकिन एनुअल रिपोर्ट्स और कंसेशन एग्रीमेंट्स को पढ़ोगे अगर आप, तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, जीएमआर और अडानी सेम बिजनेस में है ही नहीं। सुनो यार, अडानी एंटरप्राइजेस जो कि पेरेंट कंपनी है, उसका टोटल मार्केट कैपेसिटी कितना है? लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपीस। ये वो कंपनी है जिसके पास कॉपर प्लांट है, डेटा सेंटर्स है, डिफेंस के बिजनेस है, रोड्स है, माइनिंग का बिजनेस है, ग्रीन एनर्जी का भी है, कुछ सब कुछ। और इस पेरेंट के अंदर 100% एयरपोर्ट बिजनेस भी बैठा है। अब अगर इस एयरपोर्ट वाले बिजनेस की वैल्यूएशन ही अपने आप में 20 बिलियन डॉलर लग रही है, तो अकेला वो एयरपोर्ट वाला बिजनेस पूरे कंग्लोमरेट का 56% बन जाता है। एक वर्टिकल बाकी सारे के सारे बिजनेसेस से मिला करके लगभग जितना होता है उन सबसे बड़ा। ये कोई बात बता नहीं रहा है आज के दिन, लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इतनी पक्की खबर है कि बॉस एयरपोर्ट बिजनेस कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि सबसे अलग है। तो फर्क क्या है आखिर? वेल, अडानी जी एयरपोर्ट्स के बाहर का जो एरिया है उसके आसपास एक और नया बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, होटल्स अंडर मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये क्या होता है? मतलब इसका ये है कि अडानी जी बिल्डिंग बनाएंगे, पैसा लगाएंगे, ओनरशिप अपने पास रखेंगे, पर वो होटल चलाने का, उसके ऊपर ब्रांड प्लेट लगाने का सारा कॉन्ट्रैक्ट किसी और को देते हैं। जैसे मैरियट हो गया, हिल्टन हो गया, आईएचजी हो गया, या आपका ताज वाले हो गए। वहां पे उनका नेम प्लेट लगेगा और वो होटल चलाएंगे, वो अपनी ब्रांड फीस लेंगे, वो अपना पैसा कमाएंगे और बदले में अडानी जी को रेगुलर फ्लो ऑफ कैश देंगे। बात को समझे? यहाँ पे इसी तरह से अडानी ग्रुप ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस भी बनाएगा, मॉल्स भी बनाएगा, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग के लिए भी इन्वेस्टमेंट करेगा, कॉमर्शियल रियल एस्टेट बिल्कुल टर्मिनल के बाहर। अकेले नवी मुंबई की जब बात करते हो, वहां पे 240 एकर्स का वॉकेबल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, 5 लग्जरी होटल बन रहे हैं, 3 ग्रेड ए ऑफिस टावर्स बन रहे हैं, एक पूरा का पूरा रिटेल प्रीसिंक्ट है ये। और पूरे के पूरे नेटवर्क में अल्टीमेटली 150 मिलियन स्क्वायर फीट का कमर्शियल डेवलपमेंट प्लान है। लेकिन यहाँ एक सवाल बनता है, होटल्स और ऑफिस टावर्स ये तो हर बिल्डर बनाता है, डीएलएफ भी बनाता है, लोधा वाले भी बनाते हैं, प्रेस्टीज वाले भी बनाते हैं, तो अडानी के होटल्स और मॉल्स में इतना स्पेशल क्या है कि बस 20 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन ही कमांड करना चाहते हैं? ये सवाल याद रखना, इसका जवाब थोड़ी देर में क्योंकि मैं आपको देने वाला हूं। पहले थोड़ा सा रेगुलेशंस को समझते हैं। हमारी भारत सरकार का एक रेगुलेटर है जिसका नाम है AERA, यानी कि एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। एरा का काम है एरोनॉटिकल रेवेन्यूज को रेगुलेट करना, मतलब लैंडिंग फीस, पार्किंग फीस, एयरक्राफ्ट हैंडलिंग चार्जेस। एरा कहती है कि एयरपोर्ट ऑपरेटर कैपिटल का 14 से 15% से ज्यादा रिटर्न नहीं ले सकता है इस पैसे पे। हार्ड सीलिंग लगा दी गई है। अगर ज्यादा ट्रैफिक आया और ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो नेक्स्ट रेगुलेटरी साइकिल में फीस को कम करना पड़ जाएगा, जैसा कि हम अभी दिल्ली के केस में देख रहे हैं, जहां फीस पहले बहुत ज्यादा थी, बाद में उसे कम किया गया एट IGI एयरपोर्ट। इस वजह से दुनिया भर में एयरपोर्ट बिजनेसेस को यूटिलिटी समझा जाता है, लो मार्जिन, कैप्ड रिटर्न्स एंड बोरिंग। लेकिन इंडियन कंसेशन एग्रीमेंट्स में एक लाइन छुपी हुई है, सिटी साइड डेवलपमेंट। मतलब एयरपोर्ट के साथ वाली जो भी जमीन है उस पे होटल्स, मॉल्स, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, ये सब कुछ बनता है। और जो एरा की हमारी बॉडी है वो क्रॉस सब्सिडाइजेशन से कंप्लीटली एग्जेम्प्ट होती है। मतलब क्या हुआ इसका? नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसके कंसेशन एग्रीमेंट में लिटरली लिखा हुआ है कि उसके चारों ओर की 24 हेक्टेयर्स की सिटी साइड लैंड, उससे आने वाले जो भी रेवेन्यू होगा, चाहे वहां होटल्स बने, ऑफिसेस बने, कुछ भी बने, वो सब कुछ एयरलाइन फीस में काउंट नहीं होगा। TDSAT जो कि टेलीकॉम और एयरपोर्ट्स का एपेलेट ट्रिब्यूनल है, ये भी कंफर्म कर चुका है कि नॉन ट्रांसफर एसेट्स हैं ये सब, एरा के परव्यू में नहीं आता है, ये सब उस सबसे बाहर है। तो हमारा वो सवाल आपको याद है, होटल्स, मॉल्स, ये सब क्यों बना रहे हैं अडानी जी?
क्योंकि ये स्पेशल हो जाता है। यहाँ से जो भी पैसा आएगा उसके रेट ये खुद से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे रेगुलेटर्स लीगली उनको छू नहीं सकते हैं, इनके मार्जिन पे कोई सीलिंग नहीं लगा सकते हैं, जिनका कोई क्रॉस सब्सिडी का ऑप्शन ही नहीं बनता है और जिनके नीचे 50 साल का कंसेशन बैठा हुआ है। दोस्तों, मेरे हिसाब से अडानी ग्रुप का असली गेम है एविएशन ऑपरेशंस, जो कि रेगुलेटेड है, कैप्ड है, बोरिंग है, वो सिर्फ कस्टमर एक्विजिशन का फनल है। और सिटी साइड रियल एस्टेट जो कंप्लीटली अनरेगुलेटेड है, जिसके मार्जिन पे कोई सीलिंग नहीं है, वो असली पैसा बनाने की मशीन है। अडानी ग्रुप ने ओपनली बोला है बाय 2030 तक 70% ऑफ हमारा जो एयरपोर्ट बिजनेस का रेवेन्यू आएगा वो नॉन एरोनॉटिकल सोर्सेज से आएगा। सिर्फ 30% रेवेन्यू ऐसा होगा जो कि कहीं ना कहीं रेगुलेटेड होगा। चलो आपको एक बाहर के एग्जांपल से बताता हूँ। सिंगापुर का जो चंगी वाला एयरपोर्ट है, उसका भी ये नंबर 58 to 60% पे कैप हो चुका है। इंडिया के जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले एयरपोर्ट्स हैं, उनके लिए नंबर सिर्फ 15% के आसपास होता है। आप दोनों एंगल से देखो तो बस 70% का टारगेट रखा है जो अडानी ग्रुप ने। ये कोई नॉर्मल टारगेट नहीं है, ये एक ऐसे बिजनेस रिक्लासिफिकेशन का मेथड है जिसमें एविएशन एक्सीडेंटल है। और जीएमआर का मिसमैच, वेल जीएमआर के पास भी 2510 एकर्स का लैंड बैंक है जो कि एयरपोर्ट्स के बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल रियल एस्टेट बनाने के लिए ये। लेकिन जीएमआर का दिल्ली का जो कंसेशन है वो 2036 में एक्सपायर हो रहा है। ये उनका सबसे बड़ा पैसे बनाने वाला एसेट है। अडानी जी के पास मुंबई का जो एयरपोर्ट है, नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है, उनके कंसेशंस 2066 और 2078 तक है। 50 साल का क्लीन रनवे जम के वहां पे पैसा कमाने के लिए, जब मार्केट 30 साल में जीएमआर का गेम ऑलरेडी देख चुका है। अब थोड़ा जूम आउट करके जरा देखो। आप सोचो, एक एमएनसी एग्जीक्यूटिव नवी मुंबई के एयरपोर्ट में जरा लैंड करता है, टर्मिनल से बाहर निकलता है, सीधा किम्पटन होटल में जाता है। वहां पर पास में एक ग्रेड ए ऑफिस टावर है जहां पे सुबह सुबह उसकी मीटिंग होती है। वो लंच वहीं के पास वाले रिटेल प्रीसिंक्ट में करता है, शाम को वापस वहीं से प्यार से एकदम फ्लाइट पकड़ता है और वापस अपने घर पहुंच जाता है। इस पूरी जर्नी में मुंबई शहर देखना भी नहीं पड़ा उसको। ट्रैफिक, कहीं गंदगी है, कहीं पे भीड़ भाड़ है, इंक्रोचमेंट है, सब कुछ बाईपास हो गया है। तो मुंबई में बीकेसी का एक जो टेनेंट है या फिर नरीमन पॉइंट का एक जो ऑफिस है, अपनी जगह छोड़ करके वो नवी मुंबई एरोट्रोपोलिस में शिफ्ट होने का चांस बन जाता है। ये टाइम का आर्बिट्राज है। 90 मिनट्स का कम्यूट बच जाता है एक ही जगह पर सब कुछ होने के कारण। एंड थियोरेटिकली अगर आप सोच के देखो, मुंबई की जो ट्रेडिशनल सीबीडी वैल्यूएशंस हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी। प्रीमियम टेनेंट्स एयरपोर्ट की तरफ शिफ्ट होते रहेंगे। अब इसको जरा एक और तरह से सोच के देखो। नवी मुंबई एयरपोर्ट के अंदर जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इन सबके सिग्नल नहीं आते थे। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये डिजाइन है। अडानी ग्रुप ने अपना खुद का वहां पे न्यूट्रल होस्ट नेटवर्क लगाया था और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कहा कि मुझे आप महीने के 92 लाख रुपीस देना शुरू कर दो, यानी साल का 44 करोड़। अभी सिस्टम क्या होता है, बेसिकली इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी कोई नया एयरपोर्ट बनता है तो वहां पर नेटवर्क की कमी होती है कि वहां पे इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है और यूजुअली एयरपोर्ट्स बाहर होते हैं शहर से। अब वहां पर जाकर के एयरपोर्ट के प्रेमाइसिस के अंदर हर एक टेलीकॉम कंपनी को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। अडानी ग्रुप ने कहा कि बॉस, आप सारे अलग अलग बनाओगे, हम एक बार में बना देते हैं, लेकिन उसके लिए हम प्रीमियम फीस लेंगे। और टेलीकॉम कंपनीज ने कहा कि यार इतना पैसा थोड़ी लगता है, इससे तो हम खुद ही बना लेते हैं। लेकिन वो ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, इसके ऊपर भी वहां पे बिजनेस बन रहा है। अभी जब सारी की सारी पिक्चर मैंने आपको बता दी है तो कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि यार ये तो फ्री मार्केट है, कैपिटलिज्म है। लेकिन जब एक कंपनी आपके लैंडिंग से डिपार्चर तक हर ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करे, टर्मिनल, होटल, मॉल, टेलीकॉम, वाईफाई, डेटा, क्या वो फ्री मार्केट है? कमेंट्स में बताओ, मैं गलत हूं क्या? और हाँ, एक और आखिरी लेयर है जिसके ऊपर जरा सी बात कर लेते हैं। आज जब ये शूटिंग हो रही है तब रुपया 96 हो चुका है अगेंस्ट डॉलर, एंड शायद उससे थोड़ा ऊपर भी जा रहा है। फॉरवर्ड रेट देखो तो ऑलरेडी 100 को क्रॉस कर चुके हैं। FIIs की जो आउटफ्लोज हैं वो 2.65 लाख करोड़ के आसपास हैं इस साल। और ऐसे में अडानी ग्रुप डॉलर्स में इक्विटी रेज करने का डिसीजन ले चुका है। मतलब अगर आज वो 1.3 बिलियन डॉलर लॉक कर ले रुपी को और गिरने से पहले, तो आने वाले टाइम में जो उनका 40,000 करोड़ का केपेक्स का जो पूरा प्लान है उसका एक बड़ा सारा हिस्सा ऑलरेडी सिक्योर हो जाएगा। ये फंड रेज सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं है, ये करेंसी का हेज भी है। और टेमासेक, अल्फावेव ग्लोबल, ये जो नाम है बॉस, इनके नाम आते ही वो जो 20 बिलियन डॉलर का वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा छोटा लगने लग जाता है, क्योंकि ये तो इससे भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करते ही रहते हैं। और उससे एक और चीज होगी, अगर किसी बिजनेस के साथ इन जैसे इन्वेस्टर्स का नाम जुड़ा हुआ है तो फ्यूचर में जब आईपीओ का समय आता है वहां पे भी एक थोड़ा सा फ्लोर तो सेट हो जाता है कि यार 20 बिलियन डॉलर पे तो पहले इन्होंने ही पैसा लगा दिया था। तो जरा वापस अपने पहले वाले सवाल पे आते हैं। 20 बिलियन डॉलर एयरपोर्ट की वैल्यूएशन नहीं है, ये एक रियल एस्टेट डेवलपर की वैल्यूएशन है जिसके पास इंडिया के सबसे हाई फुटफॉल, सबसे हाई इनकम वाले अर्बन लैंड पार्सल्स पर परमानेंट अनरेगुलेटेड मोनोपोली है। एविएशन रेगुलेटर इस पार्ट को लीगली छू भी नहीं सकता है। और अगली बार आप जब भी मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, इनमें से किसी भी शहर से अडानी वाले एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हो, जरा ध्यान से देखना, आप एयरपोर्ट में नहीं हो, आप एक रियल एस्टेट स्ट्रैटेजी के अंदर हो। आप कस्टमर नहीं हो, आप कैप्टिव फुटफॉल हो।
परमानेंट, रीन्यूएबल, मोनेटाइजेबल। लेकिन एक सवाल अभी भी अनआंसर्ड है, जब ये पूरा का पूरा मॉडल इतना ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल बन जाएगा, जब अडानी जी के एयरपोर्ट्स इतना ज्यादा पैसा बनाएंगे, तो बॉस एरा आखिर चुप बैठी रहेगी क्या? हमारी सरकार चुप बैठी रहेगी क्या? क्या नेक्स्ट गवर्नमेंट ये स्ट्रक्चरल एग्जेम्पशन बनाए रखेगी? ये रेगुलेटरी ब्लोबैक कहीं आगे चल के दिक्कत तो नहीं देगा? ये अपने आप में एक और पूरा किस्सा बन जाता है। क्यों? क्योंकि पहले इस तरह की दिक्कतें आ चुकी है हमारे हिंदुस्तान में। पर अभी के लिए इस डीप डाइव को यहीं पे हम खत्म करते हैं। आप देख रहे हैं ग्रो एज, मैं हूं जयंत मुंद्रा, और अगले डीप डाइव आने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा लें और बेल आइकन को भी दबा लें। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.